नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल महाराष्ट्र में एक बड़ी घटना हुई और घटना ये हुई कि पहली बार महाराष्ट्र में महिला उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली और इस शपथ के बाद महाराष्ट्र में एक प्रकार से कोहराम मच गया। पावर गैलरी में चर्चा आम हो गई, अब क्या होगा। मैंने एक दिन पहले बताया था कि बहुत लोगों के कलेजे पर सांप लौटने लगा। अब मामला सिर्फ सांप लौटने का नहीं है, कुछ राजनीतिक करियर पूरी तरह से समाप्ति की तरफ है। कुछ लोगों ने जो कयास लगाए थे कि इस आपदा में उन्हें कुछ अवसर मिलने वाला है और इस अवसर को वो अब पूर्ण रूप से नियंत्रित भी करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको लगने लगा कि हाँ, ये अवसर मिल गया है और अब ऐसा करना चाहिए। हो सकता है कि इतना भी हो कि अब परिवार को हमें एकजुट करना चाहिए और दिशा तय करनी चाहिए। लेकिन मित्रों, राजनीति इतनी सरल होती नहीं है। इतनी क्रूर राजनीति जिसका मिसाल कल महाराष्ट्र में देखने को मिला और उसके बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा शुरू हुई वो पूरे देश को चौंका रहा है। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट समझ नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या। शपथ तो, समारोह तो हो गया, लेकिन कहा गया कि इतनी जल्दी क्या थी। क्या जल्दी थी इतनी? अभी तो पूरा महाराष्ट्र अजित पवार के गम से बाहर आया भी नहीं है। बिल्कुल बात सही है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र अजित पवार जी के गम से बाहर नहीं आया है और जो गम महाराष्ट्र की जनता को अजित पवार के जाने की वजह से हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति भी इतनी आसानी से हो नहीं सकती है। तो फिर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई और प्रतिक्रियाएं अपोजिशन के कैंप से आनी शुरू हुई। आदित्य ठाकरे के सिपह सालार जो नाच गाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, माननीय संजय राउत साहब, वो संजय राउत का आप कह रहे हैं कि अभी तो महाराष्ट्र अभी उसके गम से बाहर निकला भी नहीं है, इतनी जल्दीबाजी क्या थी। और सबसे जो दुखद खबर आ रही है मित्रों, वो खबर है माननीय शरद पवार की जानिब से। शरद पवार को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी और शरद पवार ने कहा कि इतना जल्दी फैसला ले लेना शपथ का, ये ठीक नहीं है। उदित राज जैसे जो जाति में यकीन नहीं करते हैं, जातिवादी लोग हैं, सनातन की दिन भर आलोचना करते रहते हैं, उदित राज ने कहा कि किसी के घर में मृत्यु हुई है, 13वीं भी नहीं हुई, इसमें शुभ काम कैसे हो गया? शुभ काम तो 13वीं के बाद होनी चाहिए थी। बात तो सही है, सनातन के हिसाब से चलेंगे तो शुभ काम तो होना नहीं चाहिए था। शपथ तो निश्चित रूप से शुभ काम है। ये बात बिल्कुल सही है कि आखिर इतनी जल्दी शपथ ग्रहण हुआ क्यों? अगर शपथ ग्रहण इतनी जल्दी नहीं होता तो क्या होता? तो जो होता उसकी वजह से यह शपथ ग्रहण कराया गया और जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अगर यह शपथ ग्रहण में थोड़ा भी विलंब हो गया या 13वीं का इंतजार किया जाने लगा तो आप मान के चलिए कि फिर पूरे महाराष्ट्र की राजनीतिक फिजा बदल जाएगी। और अगर महाराष्ट्र की राजनीतिक फिजा बदली तो पूरे देश की राजनीतिक फिजा बदल जाएगी। और यही चिर प्रतीक्षित जो इंतजार था शरद भाऊ पवार का, वो इंतजार ऐसा लग रहा था कि अब वो पूरा होने वाला है।
अजित दादा के गुजर जाने से, मैं फिर एक बार राइडर दे रहा हूं, मैं ये नहीं मानता हूं कि शरद पवार यही सोच करके बैठे थे कि अजित का कांटा निकल जाए और हम आगे बढ़ जाए। बिल्कुल नहीं, वो चाचा हैं और अजित के जाने से उनके मन में बहुत पीड़ा भी है, दुख भी है, ये भी सही है। लेकिन परसों रात को शरद पवार के घर पे एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में सुनेत्रा पवार और अजित दादा पवार के बड़े सुपुत्र पार्थ पवार को भी निमंत्रण गया, आप भी आइए। लेकिन उस मीटिंग में पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार दोनों नहीं गए। 17 जनवरी की मीटिंग का हवाला देते हुए राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गूंजने लगी कि अजित दादा 17 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी शरद पवार जी के साथ, उसमें अजित दादा पवार ने कह दिया था कि हां, हम विलय के लिए तैयार हैं, यह कहा गया मित्रों। लेकिन अजित पवार उस मीटिंग में अकेले गए थे। अजित पवार की पार्टी के अन्य नेता साथ में नहीं थे। और एक बात मान के चलिए, अजित पवार संगठन के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये बात ठीक है, परिवारवादी पार्टी है, वहां पर जो है वो अजित पवार ही हैं, सर्वे सर्वा हैं, फिर उनकी परिवार आगे बढ़ाएगी उनकी पार्टी को। और जब तक शरद पवार हैं तब तक एनसीपी शरद पवार, वो शरद पवार की है, फिर उनकी पुत्री आगे बढ़ाएगी। ये बात सही है। लेकिन ये दोनों नेता, शरद पवार भी और अजित पवार भी, दोनों अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का बड़ा सम्मान करते हैं। इन दोनों को मालूम है कि संगठन का महत्व क्या है राजनीति में। तो अपनी पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाने के काम, उनको जिम्मेदारी देने का काम दोनों करते हैं। शरद पवार भी करते हैं और अजित पवार भी करते हैं। साथ ही साथ अपने परिवार को भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अपने पार्टी के नेताओं की कीमत पर नहीं बढ़ाते। हाँ, ये बात सही है, अध्यक्ष वही होंगे, मुख्यमंत्री होगा तो वही होगा, लेकिन बाकी पोस्ट जो है वो ठीक ठाक उसका बंटवारा करते हैं संगठन में भी। और जब कभी सत्ता में शामिल होने का मौका मिला तो वो अपने चहेते नेताओं को ठीक ठाक सम्मान दिलवाते हैं। तो अजित पवार अपने पार्टी के बड़े नेताओं को तिरस्कृत करके कोई फैसला यूनानिमस ले लेंगे, ऐसी बात नहीं थी। पार्टी के अंदर विद्रोह था। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, तटकरे, मुंडे, ये सभी नेता ऐसे थे जो अजित पवार को शायद शायद शरद पवार से विलय करने के पक्ष में, शरद पवार की पार्टी के साथ विलय करने के पक्ष में नहीं थे। यही कारण रहा होगा कि ना तो उस पार्टी में, ना तो उस मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल गए, ना ही छगन भुजबल गए, ना ही तटकरे गए, ना ही मुंडे गए, कोई नहीं गए, अकेले अजित पवार गए। और अजित पवार के मीटिंग में जाने की बात को प्रचारित किया गया, शरद पवार के खेमे से प्रचारित किया गया। और अब शरद पवार के खेमे के नेता आकर के बाहर में कह रहे हैं कि अजित दादा जो 17 जनवरी को मिलके गए थे, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम सभी अब विलय के लिए तैयार हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे बीच में कोई विरोध नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, हम दोनों पार्टी अब एक मंच पर आने के लिए तैयार हैं। और विलय की प्रक्रिया, उसकी बारीकियों के ऊपर चर्चा हो रही थी, ये कह रहे हैं शरद पवार के पार्टी के नेता। लेकिन अजित दादा पवार की पार्टी के बड़े नेता कुछ और ख्याल के हैं। अजित पवार की पार्टी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल, तटकरे, मुंडे, भुजबल, ये सब परसों यानी शुक्रवार को देवेंद्र फडणवीस से जाकर के मिले और शुक्रवार को ही, शनिवार को ही मीटिंग हुई 2 बजे, जिसमें नेतृत्व परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ, अजित जी नहीं है अब, तो अब अजित जी की जगह पे, अजित पवार की जगह पे उनकी पत्नी को सर्वमान्य रूप से नेतृत्व
की कमान मिल गई और उनको कहा कि अब यही नेतृत्व करेंगे हमारी पार्टी का, और इसका पत्र जाकर के उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दे दिया। मतलब देवेंद्र फडणवीस को देने का मतलब है कि मुख्यमंत्री को जाके कह दिया कि साहब हमने अपना नेता चुन लिया है, हमारी पार्टी में कोई विद्रोह नहीं है, हमारी पार्टी में कहीं कोई मरमरिंग नहीं है नेतृत्व को लेकर के, और नेतृत्व सुनेत्रा पवार के ही जिम्मे में रहेगी। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी पार्टी एनसीपी तय करती है कि हमारा नेतृत्व अमुक व्यक्ति होगा, तो हम कौन है कहने वाले कि नहीं नहीं इसमें ये नेतृत्व नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को तो माननी ही माननी थी, और बीजेपी उसको मान गई। सवाल है कि शुक्रवार की रात को जब शरद पवार ने परिवार की बैठक बुलाई थी और अपने पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की बैठक बुलाई थी, जाहिर है उसमें एनसीपी अजित पवार के प्रफुल्ल पटेल भी हो सकता है आमंत्रित हो सकता है छगन भुजबल भी आमंत्रित हो सकता है तटकरे भी हों और मुंडे जी भी हों, लेकिन ये लोग तो नहीं ही गए उस मीटिंग में। सुनेत्रा पवार भी नहीं गई, पार्थ पवार भी नहीं गए। अब यहां से पार्टी तो जो गई सो गई। अब ऐसा लगता है कि अब शरद पवार का दबदबा खत्म हो गया परिवार पर भी। सुनेत्रा पवार ने जता दिया कि नहीं, आपका जो भी कुछ निर्णय होगा वो सारे लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। सुनेत्रा पवार उनके बुलाने के बाद भी नहीं गई, पार्थ पवार उनके बुलाने के बाद भी नहीं गए। अब आता है, अब एक दूसरी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बढ़ती है आगे। दूसरी घटना क्या होती है साहब? शनिवार को संध्या काल 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है डिप्टी मुख्य चीफ मिनिस्टर के रूप में सुनेत्रा पवार का। इसका आमंत्रण स्वयं पार्थ पवार लेकर के जाते हैं शरद पवार के, और शरद पवार की पुत्री सुप्रिया को भी जाता है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में स्वयं शरद पवार नहीं आते हैं। अब शरद पवार तो नहीं, सुप्रिया सुले भी नहीं आई है। पत्रकारों ने पूछा कि आप क्यों नहीं गई? संसद का सत्र शुरू हो गया है और संसद के सत्र में अभी हमको वहां जाना है, अभी तो बजट पेश होना है, तो हमको वहां जाना पड़ रहा है। ये एक बहाना था। वो आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, आज बजट पेश होना है, शपथ ग्रहण कल हुआ है, वो सुबह के फ्लाइट से, और ये लोग तो सब चार्टर से चलने वाले लोग हैं साहब। कल रात को चले आते, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते, रात की फ्लाइट पकड़ के चले आते मुंबई, या आज सुबह की फ्लाइट से चले आते। नहीं हुआ ऐसा, वो दिल्ली के लिए निकल गई। तो सुप्रिया सुले भी उस कार्यक्रम में नहीं गई। तो शरद पवार ने जो अपने घर पर मीटिंग बुलाई थी, क्या ये उसका एक्सटेंशन हुआ? मतलब मैंने बुलाया, आप नहीं आए, अब आप बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। असल में खेल बड़ा तगड़ा था मित्रों। खेल तगड़ा ये था कि ये बात तो सही है कि अजित पवार के जाने के बाद पूरा महाराष्ट्र अभी सदमे में है, क्योंकि आप चाहे अजित पवार जी की कोई भी बात कहें, एक भी व्यक्ति, ना तो शरद पवार की पार्टी का और ना ही अजित पवार की पार्टी का, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि संगठन के सर्वमान्य नेता अगर कोई थे तो अजित दादा पवार ही थे। क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने इलाके के जनता के लिए 24 घंटा खड़े रहने वाले नेता थे अजित पवार। और इसीलिए जो उनकी अंतिम यात्रा में जो फ्यूनरल हुआ और उसके बाद जहां पर उनकी अंत्येष्टि हुई है, उस जगह को देखिए, सैलाब था, जन सैलाब उमड़ गया था। ये एक नेता की पॉपुलैरिटी बतलाता है। अजित पवार के एक झलक के लिए लाखों लोग पहुंच गए। तो इसमें कोई शक नहीं था कि अजित पवार एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। ऐसी परिस्थिति में शरद पवार को यह लग रहा था कि अजित से तो हमारी बात हो ही रही थी, और अजित से उनकी क्या बात हुई, इसको बताने के लिए अब अजित इस दुनिया में नहीं है।
17 जनवरी की जो मुलाकात हुई शरद पवार से, क्या इस बारे में उन्होंने कोई अपनी पत्नी से या अपने पुत्र से या अपने नियर डियर से कुछ शेयर किया था? अब ये तो यही लोग बताएंगे। लेकिन एक्चुअल क्या बात हुई, ये तो शरद पवार या तो बताएंगे या अजित पवार होते तो वो बताते। शरद पवार जो आप बताएंगे, उनके वर्जन पर कौन यकीन करेगा? या ये हो सकता है कि शरद पवार जो कह रहे हैं, वो अगर सुनेत्रा पवार बोल रही हैं या पार्थ बोल रहे हैं या प्रफुल्ल बोल रहे हैं, छगन भुजबल बोल रहे हैं, और इस दोनों के स्टेटमेंट में मैच हो रहा है, तो माना जाएगा कि हाँ, बात ठीक है, अजित पवार भी शायद यही बोल के गए होंगे, ये माना जा सकता है। लेकिन अब जो विश्वास का एक संकट है कि जो भी शरद पवार कहेंगे कि 17 जनवरी को यह तय हो गया था कि हमको हमको विलय करना है, तो हम लोग विलय के बारे में सोच रहे थे, अब अजित नहीं है, तो हम सबको मिलकर के फाइट करना चाहिए। अब लोगों को यह लगा कि अगर अजित पवार के एब्सेंस में एनसीपी अजित पवार का विलय एनसीपी शरद पवार में हो जाता है, तो शरद पवार एक बार दोबारा सर्वे सर्वा हो जाएंगे पूरी एनसीपी पार्टी के, और फिर एनसीपी का जो कुछ भी निर्णय होगा वो शरद पवार लेंगे, और उस पर फिर बैकडोर से सुप्रिया सुले की चलेगी, और एक प्रकार से जो पूरी अजित पवार की पार्टी बनी हुई है, जो सत्ता में है, वो पार्टी उस पार्टी का एक प्रकार से दूसरे पार्टी से तो मुकाबला बाद में करेंगे, चुनाव में करेंगे, लेकिन वो पार्टी पहले ही अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, शहीद हो जाएगी वो पार्टी। और यही शरद अजित पवार के पार्टी के नेताओं को लगा कि सुनेत्र पवार को मैनेज करना तो हमारे लिए बहुत आसान है, शरद पवार को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और शरद पवार पॉलिटिकल बार्गेनिंग के मास्टर हैं, बड़े बार्गेनर हैं, बहुत लोग तो कहते हैं कि ब्लैकमेल भी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनेत्रा पवार के साथ अभी खड़ा कौन है? सुनेत्र पवार के साथ उनकी पार्टी चट्टान की तरह खड़ी है, और सुनेत्र पवार अगर चाहे भी कि हम ठीक है, हम दोनों की पार्टी की विलय हो जाए, और जो हमारे ससुर कह रहे हैं, शरद पवार जी कह रहे हैं, उसी को मान लेते हैं और हम लोग विलय कर लेते हैं, अगर चाहे भी, तो भी अजित पवार की पार्टी में 4-5 बड़े ऐसे नेता हैं जो अब शरद पवार की छत्र छाया में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब शरद पवार ने अपनी छत्र छाया में कई ऐसे चेहरे खड़े कर दिए। जयंत पाटिल में से उसमें से एक है। आपको याद होगा कि जयंत पाटिल के बारे में यही शरद पवार ने कहा था विधानसभा चुनाव के पहले, जब उद्धव ठाकरे घूम घूम करके कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो जानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी अगर बड़ी इच्छा है कि मुख्यमंत्री पद की घोषणा होनी चाहिए, तो डायरेक्ट तो नहीं कहा कि हमारी पार्टी से एक उम्मीदवार है, ये कहा कि हाँ, हमारे यहाँ एक जयंत पाटिल जी हैं, महाराष्ट्र के निर्माण के लिए उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। साफ साफ कह दिया कि जयंत पाटिल हमारे लिए हमारे पार्टी में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो वहां उद्धव ठाकरे का अरमान तोड़ दिया शरद पवार ने। तो उनको ये लग रहा था, ये चारों पांच जो बड़े नेता हैं, इनको लगा कि भाई उन्होंने अपना एक पावर सेंटर खड़ा कर लिया है, अब उनसे इनका 36 का संबंध है, इनको वो लोग गद्दार की नजर से देखते हैं, सार्वजनिक प्रतिक्रिया देते रहते हैं, बातचीत इनफॉर्मल जो बातचीत होती है उसमें बोलते रहते हैं। तो प्रफुल्ल पटेल को, छगन भुजबल को या तटकरे को या मुंडे को, इन सबको लग रहा होगा कि अगर हम शरद पवार की छाया में गए, तो शरद पवार ने जो एक अलग पावर सेंटर खड़ा किया है, उनके साथ हमारी टकराहट होगी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि सुनेत्रा पवार जी को हम लोग अपना नेता मान लें, सुनेत्रा जी को तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, जो कहेंगे वो करेंगी, लेकिन शरद पवार तो जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, शरद पवार तो फिर अपनी चलाएंगे। और ये जो शंका थी, ये शंका मजबूत हो गई, और ये जो 4-5 बड़े नेता हैं, वो इकट्ठा हो गए चट्टान की तरह सुनेत्रा पवार के पीछे। और जब ये भनक पॉलिटिकल गैलरी में
लगी बड़े नेताओं को। बड़े नेताओं में किसको? मोदी को और शाह को और फडणवीस को। तो जाहिर है मोदी शाह ये कभी नहीं चाहेंगे कि शरद पवार को लीज ऑफ लाइफ मिल जाए एक बार। शरद पवार अब उम्रदराज हो चुके हैं, अस्वस्थ रहते हैं, अब वो एक प्रकार से राजनीति में फिनिश है। लेकिन ये एक अवसर आ रहा था जिसमें वो फिर से लीज ऑफ लाइफ उनको मिल सकता था, फिर से वो पॉलिटिकल मास्टर के रूप में महाराष्ट्र में खड़े हो सकते थे। और उनका एक ही सपना है, अपनी बेटी को स्टैब्लिश कर देना। ऐसा भी हो सकता था कि अलायंस हो जाता, लेकिन और महायुति के साथ वो बने रहते, बीजेपी के साथ अलायंस करते, एनडीए में आ जाते, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन ये होता कब? जब वो बार्गेन बहुत स्ट्रांग करते। वो कहते कि हमारी बेटी को या तो डिप्टी सीएम बना दीजिए, या हमारी बेटी को केंद्र में मंत्री बना दीजिए, फलाना फलाना मंत्रालय दीजिए। बार्गेन करते, पूरी तरह से बार्गेन करते। और अगर ये हटते, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महाराष्ट्र में कोई नुकसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे भी हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे फिर सर उठाते, फिर एकनाथ शिंदे पर भी वो कुछ अपना चाल चलते, और फिर कोई ना कोई तिकड़म करके पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की तरफ पूरा महाराष्ट्र बढ़ता। और ये बड़ी तेजी से ये घटना कल शाम के पहले, मतलब 5 बजे के पहले, जब मुख्यमंत्री के पास पत्र पहुंचा सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने का, या ये इच्छा जब पहुंची, उसके पहले आप समझिए कि 24-48 घंटे में राजनीतिक घटनाक्रम किस तेजी से बदल रहा था महाराष्ट्र में, किसी को खबर नहीं थी। मीडिया में भी यह खबर इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी जितनी तेजी से राजनीतिक हलचल तेज थी। मुंबई में, बारामती में और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बड़े बड़े 30 मार खां, उनकी नींद हराम हो गई थी। वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द विलय का मामला हो जाए, विलय पर मीटिंग शुरू हो जाए, और 12-13 दिन का हमें वक्त मिल जाएगा ये कहने का कि अजित पवार की अभी 13वीं होगी, 12वीं होगी, जो भी रिचुअल है उसके हिसाब से। अब महाराष्ट्र में कितने दिन का होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 3 दिन का तो राजकीय शोक ही है। शनिवार को ही दिन में राजकीय शोक खत्म हुआ है और शाम को शपथ ग्रहण समारोह हो गया। तो सारे पॉलिटिकल मास्टर्स इसमें लग गए थे कि ये 13 दिन का वक्त है, इसी में सबको मना करके इसको विलय कर लिया जाए, और विलय करने के बाद 13 दिन जैसे बीता, उसके बाद असली पॉलिटिक्स शरद पवार की शुरू होती। और वो पॉलिटिक्स होती शाह और मोदी को चेक देने की, शाह और मोदी से बार्गेन करने की। साथ में हैं हम, हमें ये चाहिए, और नहीं तो फिर हम हट रहे हैं। फिर एक नया नैरेटिव चलता, अभी पूरे देश में माहौल बनता। मैंने बार बार कहा है कि शरद पवार एक अपनी क्षमता से अधिक उनको रेट किया जा रहा है। वो 3 जिलों के ही वो एक प्रकार से नेता हैं, वही कोई प्रभुत्व नहीं है। लेकिन चूंकि शरद पवार के पास पैसा है, शरद पवार के पास व्यवसायिक घराने हैं, उनकी मित्रता है, तो शरद पवार एक प्रकार से पूरे देश भर में बड़े नेता के रूप में इमर्ज कर जाते हैं। और फिर एक, हालांकि कभी उन्होंने जात पात की इस तरह से खेल नहीं किया, लेकिन महकमा वो वही चुनते हैं, वहां भी वो खेल कर सकते थे। मोदी शाह की टीम भी एक्टिव हो गई कि साहब अगर ये खेल हुआ, और अगर ये 13 दिन का लीज ऑफ लाइफ इन्हें मिल गया, समय मिल गया जो ये चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये फिर नए राजनीतिक संकट खड़ा करने की दिशा में महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, और फिर वहां से पूरे देश में राजनीतिक संकट खड़ी हो सकती है। मोदी शाह की टीम भी एक्टिव हो गई, और फिर आनन फानन में तय हुआ, नहीं शुभ और अशुभ कुछ नहीं, सनातन और हिंदू रिचुअल कुछ नहीं, जो हो जाए वही शुभ है। और आनन फानन में कहा गया कि साहब जल्दी से जल्दी शपथ लीजिए और अपनी पार्टी को बचाइए, वरना ये पार्टी चली जाएगी। तो पार्टी को बचा ली गई। और सुनेत्रा पवार के बारे में जान लीजिए, सुनेत्रा पवार कोई ऐसे ही एकदम से गूंगी गुड़िया नहीं है, वो इंदिरा गांधी वाली कहानी ही नहीं है सुनेत्रा पवार के साथ। सुनेत्रा पवार पॉलिटिकल घराने से हैं, उनके पिताजी सांसद रहे हैं, उनके भाई एमपी एमएलए रहे हैं, बड़ी लंबी राजनीतिक एक अनुभव है उनके पास।
उस घर से भी, इस घर से भी, मतलब मायके से भी और ससुराल से भी। मायके में भी वो जो उनके पिताजी थे वो सांसद रहे हैं साहब। तो एक सांसद की बेटी है वो, पढ़ी लिखी हैं, बीकॉम हैं और अभी राज्यसभा की सांसद हैं। तो वो भी उनको अनुभव मिल गया है, चुनाव भी लड़ा है, भले ही वो हार गए अपनी ननद से बारामती में ही, वो भी कसक होगी कहीं ना कहीं। तो ये सारी बातें, ऐसा नहीं है कि सुनेत्रा पवार पॉलिटिकली इमेच्योर पॉलिटिशियन है। हाँ, पार्थ के पास अगर जिम्मेदारी जाती तो हो सकता है जो सीनियर नेता हैं वो थोड़े असहज होते। तो बहुत चालाकी से, बहुत होशियारी से, एक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल होशियारी का जबरदस्त परिचय दिया है एनसीपी अजित पवार के नेताओं ने। और उन्होंने सुनेत्रा पवार को चुन करके एक तो अपनी पार्टी बचा ली है, और दूसरी जो एक बड़ी प्लानिंग हो रही थी शरद भाऊ पवार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरद भाऊ पवार इसी नजर से देख रहे होंगे, लेकिन ये एक राजनीतिक अवसर उनके लिए बना था, इसमें कोई शक नहीं। मैं आज भी ये कहता हूं कि वो एक परिवार के ही रूप में वो सोच रहे होंगे कि पार्टी इकट्ठा हो जाए, हम लोग साथ मिलकर के चले। लेकिन साथ तो वो मिल जाते अपने लिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो परेशानी खड़ी कर देते। बाकी लोगों में सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी करते वो अमित शाह और मोदी के लिए। तो टीम एक्टिव हो गई, और उनको लग रहा था कि ये शिंदे, अगर ये इस तरह से ये लोग एक हो जाते हैं तो शिंदे भी कल आंख दिखाएंगे हमको। तो शिंदे को भी उन्होंने एक प्रकार से नियंत्रण में रखा, और अब पावर पूरी तरह से बैलेंस हो गया। इसीलिए मैंने कहा, आपको कल भी बताया था कि अजित पवार से देवेंद्र फडणवीस का जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा था। वो एक प्रकार से देवेंद्र फडणवीस के सेवियर थे, वो इनको बचाते रहते थे और ये भी उनको बचाते थे। तो ये बहुत दुखद हुआ है देवेंद्र फडणवीस के लिए। राजनीतिक रूप से अगर बहुत बहुत नुकसान हुआ है तो देवेंद्र फडणवीस को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि इन दोनों ने एक प्रकार से ये मान लिया था कि भाई आपकी जो शक्ति है वो लड़िए, हमारी एक बड़ी पार्टी की शक्ति है, हम लड़ेंगे और हम दोनों मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार चलाएंगे, आगे भी चलाएंगे। जब शुरुआत में सिर्फ 24 घंटे के लिए बने थे, कुछ घंटे के लिए बने थे, सुबह 6 बजे आकर के उन्होंने शपथ लिया था, तब भी यही प्लानिंग हुई थी। तो महाराष्ट्र की चौसर पर सुनेत्रा पवार की जो शपथ है, सुनेत्रा पवार की शपथ बहुत कुछ कहती है। और इस चौसर पर सुनेत्रा के शपथ के बाद बाकी सब औपदस्थ, राजनीतिक रूप से हाशिए पर। अब आगे देखना है कि सुनेत्रा कैसे परफॉर्म करती हैं। परफॉर्म बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। पार्टी के अंदर किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि सुनेत्रा के साथ बगावत करे या उनके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स करे। हाँ, ये आगे जाकर के हो सकता है कि शरद पवार कुछ और कोई तिकड़म करे, ऐसा लगता नहीं है प्रथम दृष्टिया। तो महाराष्ट्र की चौसर पर तो अभी के सिकंदर बादशाह सुनेत्रा पवार है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।